गुड मॉर्निंग एवरीवन। डब्ल्यूटीओ के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि डब्ल्यूटीओ के क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके उद्देश्य और उसका संगठनात्मक ढांचे का हमने अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने देखा कि किस हिसाब से मंत्री स्तरीय इनका सम्मेलन होता है, उसके आधार पर ये कार्य करते हैं। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम अध्ययन करेंगे उससे आगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, फिर इनके जो सम्मेलन हुए उनके बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसके डब्ल्यूटीओ के लाभ क्या हैं, इनकी हानियां क्या है, और उसके साथ हम देखेंगे कि भारत को डब्ल्यूटीओ से क्या बेनिफिट मिला है और डब्ल्यूटीओ का भारत के लिए क्या दोष रहा है, क्या हानियां भारत को डब्ल्यूटीओ के सदस्य बनने से हुई है, क्योंकि भारत क्या रहा था, इसका संस्थापक सदस्य रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कि विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य कौन कौन से। जैसे कि आपको बताया था कि व्यापार की सहूलियत के लिए और जो टैरिफ वगैरह जो नियंत्रण लगाए जाते हैं, उनके प्रतिबंधों को कम करने के लिए सभी देशों के अंदर व्यापारिक सद्भाव बढ़ाने के लिए किसकी स्थापना हुई थी, डब्ल्यूटीओ की हुई थी। तो मुख्य रूप से इसका जो कार्य आता है, वो पहला कार्य इसका कौन सा आता है, सामूहिक संस्थागत मंच के रूप में कार्य करना। यानी ये क्या करता है, एक तरह से एक मंच प्रदान करता है, एक संस्था है जो एक मंच के रूप में कार्य करती है। यानी किसी भी देश के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसमें ये क्या करेगा, उनके बीच में समझौता कराएगा, उनके लिए विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है। कौन, डब्ल्यूटीओ। तो ये इसका क्या है, प्रमुख कार्य। दूसरा इसका कार्य है वो है विश्व व्यापार समझौते के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना। यानी जो आपने समझौते कर लिए दूसरे देशों के साथ, व्यापारिक नीतियां बना ली, उनका कार्यान्वयन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रशासनिक दृष्टि से उनका परिचालन देखना, उनको सुविधाएं प्रदान करना, ताकि क्या हो, व्यापार सुगमतापूर्वक हो, उनका क्रियान्वयन क्या हो, और प्रशासन जिनका जो परिचालन है वो क्या हो, आसानी से हो। तो विश्व व्यापार संगठन क्या करता है कि समझौतों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और उन्हें लागू करवाता है। ऐसे नहीं कि आपने, अब इसके सदस्य देश हैं, उन्होंने आपस में समझौता कर लिया तो वो क्या करेंगे, उन समझौतों के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करेंगे, वो अपनी मर्जी से अपनी व्यापारिक नीतियां नहीं बना सकते हैं। अगला जो इसका कार्य है वो है आपका व्यापार एवं पर शुल्क संबंधी विचार विमर्श हेतु मंच प्रदान करना। यानी जो आपके टैरिफ वगैरह हैं, जो टैक्स वगैरह लगाए गए हैं, अगर किसी देश को ये लग रहा है कि उसके ऊपर ये टैक्स गलत तरीके से थोपे जा रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, इस मंच के ऊपर आकर अपनी बात रख सकता है, वो विचार विमर्श कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है। अगला डब्ल्यूटीओ का जो कार्य हुआ है सदस्य राष्ट्रों के विवादों के निपटारा करना या उनका प्रशासन करना। यानी जो एक तरह से डिस्प्यूट है उनका क्या करना, सेटलमेंट करना। अब जब देशों के बीच में व्यापार होगा तो व्यापार प्रतिस्पर्धा पूर्ण भी होगा और लाभ कमाने के लिए किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रों के बीच में कुछ डिस्प्यूट आ जाते हैं, तो उनका सेटलमेंट कौन करेगा, डब्ल्यूटीओ के माध्यम से उसके नियमों और प्रक्रियाओं के द्वारा क्या किया जाता है, इसको प्रशासित किया जाता है। अगला जो डब्ल्यूटीओ का क्या कार्य है वो है व्यापार नीति की समीक्षा प्रक्रिया के प्रावधानों को लागू करना। यानी जो कि ट्रेड पॉलिसी जो बनाई गई है उसका रिव्यू करना, उसका मैकेनिज्म करना, उसके प्रावधान जो किए गए हैं उनको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। अगला जो इसका कार्य है वो है विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहयोग। हालांकि ये एक इंडिविजुअल संस्था है, ये किसी अन्य संस्था, इसका सदस्य होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि वो अन्य का सदस्य हो, लेकिन विश्व व्यापार संगठन क्या करेगा कि वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लगाने हेतु विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पूरा सहयोग करने हेतु महत्वपूर्ण क्या करता है, ये मानता है। और अगला जो इसका कार्य है वो है विश्व संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देना, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। जैसा कि आपको इसकी स्थापना के उद्देश्य के अंदर भी बताया गया था कि ये क्या है, डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य है। यानी अलग अलग देशों के पास अलग अलग संसाधनों के भंडार हैं। अब अगर वो आपस में व्यापार करेंगे और नियमों के अनुसार करेंगे और संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो क्या रहे, बचा रहे, उनका अनावश्यक विदोहन ना हो, तो इसके लिए एक मंच कौन प्रदान करता है, डब्ल्यूटीओ करता है। इस प्रकार हमने देखा कि विश्व व्यापार संगठन के कार्य में उन सब बातों का समावेश है जिससे उसके सदस्य देशों के समझौते से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श कर एक सामूहिक संस्थागत मंच प्राप्त होने के साथ साथ एकीकृत, स्थायी तथा मजबूत बहुपक्षीय प्रणाली द्वारा व्यापार संबंधों को बढ़ाने, वैधानिक ढंग से विवादों के निपटाने और व्यापार नीति की
समीक्षा प्रक्रिया के प्रावधानों को लागू करने में सहायता मिलती है। तो ये हमने देखा WTO के कार्य हैं। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर ये देखा जाए तो पीछे जो बड़े देश हैं या जिनको शक्तिशाली देश कहा जाता है, जिनको विकसित देश कहा जाता है, उनके कुछ डोमिनेशन हमें देखने को मिला, जैसे कि पीछे चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार हुआ, जबकि WTO के अनुसार तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नीति और नियम निर्धारित हैं, उनके लिए एक मंच उपलब्ध है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी संस्थाएं भी डोमिनेशन का शिकार हो जाती हैं और कुछ प्रभावशाली राष्ट्र जो होते हैं वो अपनी नीतियां लागू करवा देते हैं। लेकिन फिर भी अगर पीछे का देखा जाए इनका इतिहास, तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए इन्होंने अच्छी भूमिका अदा की है। अब हम देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के समझौते। जैसे गैट के जो उरुग्वे दौर का 8वां राउंड था, उसके बाद में क्या हुआ था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो इसमें क्या हुआ, फिर व्यापारिक संगठन थे, उनके लिए कुछ समझौते बनाए गए, या हम कह सकते हैं कि इनके लिए कुछ समितियां बनाई गई या संस्थाएं बनाई गई, जो इनके जो डिस्प्यूट्स होते हैं या इनके लिए जो समझौते होते हैं उनको लागू करवाना या उनका प्रशासन दृष्टिकोण देखने का कार्य जो करती है। एक बात आप ध्यान रखना कि विश्व व्यापार संगठन और गैट के अंदर वैसे तो इनके उद्देश्य जो गैट के थे वो भी WTO के अंदर शामिल किए, लेकिन मुख्य अंतर अगर हम देखें गैट के अंदर और विश्व व्यापार संगठन के अंदर, तो जो गैट था उसका एक प्रशासनिक दृष्टि से या कानूनी दृष्टि से उसको उतना अधिकार नहीं था, उसका कार्य क्षेत्र भी क्या था, छोटा था। जबकि WTO को एक वैधानिक अधिकार भी है, उसकी वैधानिक हैसियत गैट से लीगली वो क्या है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको सदस्य देश है उन पर कार्रवाई करने का अधिकार है, जबकि गैट को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विश्व जो गैट था उसके अंदर सिर्फ व्यापार संबंधी बातें थी, जबकि जो WTO है उसके अंदर आपके बौद्धिक संपदा अधिकार, विदेशी पूंजी निवेश के अधिकार, संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि कई क्षेत्र इसमें और जोड़ करके इसका क्षेत्र उससे क्या है ज़्यादा विस्तृत है। और मुख्य अंतर हम देखें तो गैट के अंदर जो था वो उसको जो अपने जो राष्ट्र हैं कोई अगर एग्रीमेंट को नहीं मान रहा है तो उसको दंडित करने का अधिकार नहीं था, पेनल्टी का अधिकार नहीं था, जबकि WTO को ये अधिकार भी है। तो ये गैट की तुलना में क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो हम बात कर रहे थे WTO के एग्रीमेंट्स की। एग्रीमेंट्स के अंदर हम देखें तो आपको एक लिस्ट दी गई है। ये मुख्य रूप से जो एग्रीमेंट्स जो हैं इनके मूलभूत समझौते हैं वो हैं, जिसके अंदर पहला आपका है वस्तुओं के व्यापार के बहुपक्षीय समझौते, यानी मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड इन गुड्स। यानी आप वस्तुओं के अंदर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए आपके समझौते किए गए, अलग अलग विषय हो सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः विषय कौन से तय किए आपके, जैसे कृषि हो गया, कपड़ा हो गया, व्यापार या तकनीकी की कोई चीज़ आप एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, टेक्निकल बैरियर्स कोई है या टैरिफ कोई प्रबंधन है उसकी बात करनी है, किससे संबंधित, सिर्फ वस्तुओं से संबंधित अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो उनके लिए क्या किया गया था, इसकी MATG की स्थापना की गई थी। अब इसके अंदर जैसे कृषि समझौतों के अंदर अगर हम देखें तो उनके लिए समर्थन मूल्य, निर्यात, सब्सिडी, न्यूनतम मार्केट हो गया, घरेलू सहायता हो गई, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या किया गया, इसकी मात्रा को नियंत्रित करने या घटाने की बात की गई। अब घरेलू सब्सिडी हो सकती है, आपकी निर्यात सब्सिडी हो सकती है, घरेलू सहायता हो सकती है, क्योंकि जैसे हमारा कृषि प्रधान देश है तो हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पे सब्सिडी प्रदान करते हैं। समर्थन मूल्य हो गया, जैसे कि हम बाहर चीज़ बेच रहे हैं अपना माल तो उसके ऊपर हम सब्सिडी दे रहे हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो उसको निर्यात सब्सिडी बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों के सेटलमेंट के लिए प्रावधान करने के लिए किसकी स्थापना की गई, एक समझौता किया गया MATG, जिसके अंदर क्या था कि इनकी रेट्स फाइनल की गई। जैसे घरेलू सब्सिडी है तो उसको 10% तक लिमिटेड करने की बात की गई, निर्यात सब्सिडी हम कृषि के ऊपर दे रहे हैं तो उसको 21% से नीचे लाने की बात की गई। क्योंकि जैसे निर्यात पे आप जितनी ज़्यादा सब्सिडी देते हैं तो आपका सामान प्रोडक्ट जो है वो सस्ता हो जाता है, और जब वो आप उसको निर्यात करते हैं तो जो दूसरा देश उसका उत्पादन कर रहा है वहाँ पर उसकी लागत ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, हमारे देश से आयात करना स्टार्ट करेगा, तो वहाँ की खुद की अर्थव्यवस्था क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। तो इसलिए इसने सुझाव दिया WTO ने कि जो निर्यात सब्सिडी है उसको 21% से नीचे लाया जाए। तो इस तरह के कुछ प्रावधान किए गए, किसके लिए, आपके इसमें सेटलमेंट के लिए। जैसे दूसरा समझौता आपको बताया गया कृषि एग्रीमेंट्स, तो इसके कृषि एग्रीमेंट्स में ये मुख्य बातें करी गई। अब तीसरा आपका आता है इसके अंदर सेवाओं के व्यापार का सामान्य समझौता, गेट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस। इसमें क्या था कि आपका जो इस समझौते में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया गया जिसमें उच्च तकनीकी की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जैसे कि बीमा, बैंकिंग, आपका दूरसंचार हो गया, परिवहन हो गया, जहाजरानी आदि, ऐसे कई उद्योग थे जिसमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है।
तो उसके लिए क्या किया गया, गेट्स की स्थापना की गई ताकि समझौता विकसित देशों के साथ सर्वाधिक लाभ प्रदान करेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, विकसित देशों से आएंगी। तो इसकी जो स्थापना थी ये माना गया कि ये क्या है, विकसित राष्ट्रों को लाभ देने के लिए किया गया था। अब इसमें सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान हस्तांतरण पर कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसका इसमें क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। क्योंकि जो विकसित देश है उनके पास टेक्नोलॉजी थी, वो दूसरे देश में भेजेंगे तो उनके पेमेंट्स में किसी तरह का जो है वो डिस्प्यूट ना हो या डिले ना हो, उसके लिए गेट्स की स्थापना की। यानी ऐसी सेवाओं के लिए, व्यापारिक सामान्य सेवाओं के लिए जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अगला जो इसके अंदर आपका 4 नंबर आता है समझौता, वो है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी समझौता, यानी जिसको हमने ट्रिप्स बोलते हैं, यानी एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी बौद्धिक संपदा से आपके संबंधित जो अधिकार हैं उनके लिए। अब इसमें क्या हो सकता है, आपका कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, औद्योगिक डिजाइन हो सकते हैं, भौगोलिक संकेत हो सकते हैं। इन अलग अलग चीज़ों के आधार पर क्या होता है कि आप किसी प्रोडक्ट को या किसी सेवा को आप क्या करते हो, खुद के लिए रजिस्टर्ड करवाते हो, ताकि दूसरा उसकी क्या कर सके, कॉपी ना कर सके। अब किसी चीज़ का आपने आविष्कार किया तो आप लंबे टाइम तक उसको सेल करके उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उसको आप ही प्रोटेक्ट करें। इसको रोकने के लिए सारी चीज़ें क्या लाई गई, अमल में लाई गई। अब से कॉपीराइट होता है आपका, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कोई कलात्मक रचना वगैरह आप कोई कर रहे हो तो उसके ऊपर साहित्यिक रचना जैसे आपकी कोई होगी, तो उन चीज़ों के लिए क्या लाया गया था, आपका कॉपीराइट रिलेटेड जो राइट है वो लाए गए, ताकि उसको संरक्षण प्रदान किया जा सके। इनके लिए अलग अलग क्या होता है कि साल फाइनल कर दिए जाते हैं, कितने साल तक आप उसकी कॉपी या नहीं कर सकते, या जो उसको पब्लिश करेगा तो उसके बदले उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, उस टाइप के कुछ नियम होते हैं। तो ये शुरू में तो क्या था, 50 वर्ष के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में इसको 20 वर्ष कर दिया गया। अब बौद्धिक संपदा के अधिकार में दूसरा आपका आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है कि जैसे आप किसी चिन्ह को या चिन्ह को एक समूह बनाया जाता है जिसके अंदर उत्पाद या सेवाओं को आप दूसरे से अलग अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रेडमार्क कहा जाता है। ये क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है किसके नाम पे, जो उसको ओनर है उसका या जो उसका स्वामी है उसके लिए। तो उसके ऊपर हमने चिन्ह लगा दिया तो अब उसका क्या होगा, कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। इसकी लगभग अवधि 7 वर्ष के लिए इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट आपका बौद्धिक संपदा के अंदर आता है आपका पेटेंट्स। पेटेंट्स में क्या किया जाता है कि जैसे आपने कोई आविष्कार किया या कोई नई चीज़ बनाई, उसके लिए क्या किया जाएगा, आपका पेटेंट किया जाता है। मोस्टली ये औद्योगिक क्षेत्र में देखने को हमें मिलता है। हालांकि इसको जैसे उत्तराधिकारी हस्तांतरण के लिए भी लाइसेंस समझौते करने का अधिकार भी क्या होता है, इसमें होता है। ये लगभग इसकी जो पीरियड होता है वो 20 ईयर्स के लिए होता है। इसी तरह जैसे आपका औद्योगिक डिजाइन है, आपने कोई इंडस्ट्रियल कोई चीज़ बनाई, उसके लिए हो सकता है भौगोलिक संकेत, तो उसका जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जैसे कि भारत के संबंध में हम बात करें तो जैसे हमारा जो भुजिया है उसके लिए, भुजिया को क्या फाइनल किया गया, इसके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर के रूप में इसको फाइनल कर दिया गया। तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया का प्रोडक्ट है उसको ये क्या करते हैं, शो करते हैं, ताकि उसमें किसी तरह की ग्राहकों में क्या हो, कोई भी गलत फहमी ना पैदा हो। तो ये सारी चीज़ें किस में शामिल की जाती है, आपकी बौद्धिक संपदा अधिकार के अंदर शामिल की जाती है। अगला आपका इसके अंदर आता है व्यापार संबंधी निवेश उपाय, ट्रिम्स, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इस समझौते के अंदर क्या होता है कि डब्ल्यूटीओ प्रत्येक सदस्य राष्ट्र पर यह दायित्व देता है कि वह अपने देश में विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों को समाप्त करे। यानी किससे संबंधित है ये, इन्वेस्टमेंट से। यानी इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं और जो आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो डब्ल्यूटीओ उनको पाबंद करता है कि आपके देश के अंदर मित्र जो सहायक राष्ट्र आपके हैं वो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एफडीआई एफआईआई वगैरह हो गया, तो उसके ऊपर आप अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। यानी उनको स्वतंत्र आज़ादी होगी इन्वेस्टमेंट करने की, विदेशी निवेश करने की। तो किसके, ये किस संस्था के द्वारा देखा जाएगा, ट्रिम्स के द्वारा, यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। यानी विदेशी निवेशकों पर निर्यात, संवर्धन, स्थानीय कच्चे माल के उपयोग करने के लिए, यानी अन्य किसी भी प्रकार से कोई भी शर्त नहीं तोड़ सकते आप। विदेशी कंपनी कोई आपके देश के अंदर आ रही है, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। वो आपके यहाँ उपकरण लगा रही है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। आप उसके स्थानीय कोई प्रोडक्ट आपका यूज़ करना चाहती है रॉ मटेरियल के लिए, तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ट्रिम्स के आपके अंदर शामिल की गई। अगला आपके इसके अंदर आता है कपड़ा एवं वस्त्रों संबंधी समझौते, जिसको एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग जो बोला जाता है। तो ये क्या था आपका कि 1994 में 95 के बाद एकीकृत रूप से इसको क्या किया था कि जो विकासशील देश थे उन्होंने एक फाइबर एग्रीमेंट टाइप की चीज़ें की थी, और अपने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको विकास करने के लिए इसकी स्थापना की गई। तो इससे हालांकि मोस्टली विकासशील देशों को ज़्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर विकासशील देशों में ज़्यादा निर्भर पॉपुलेशन देखने को मिलती है हमें, बजाय विकसित देशों के।
नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है राशिपातन विरोधी समझौते, एंटी डंपिंग एग्रीमेंट्स। यानी कभी कभी क्या होता है कि कुछ देश किसी देश को हानि पहुंचाने के लिए बहुत ही कम रेट के ऊपर, यानी खुद की जो कॉस्ट आ रही है उससे भी कम के ऊपर माल बेचना स्टार्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो दूसरा देश होता है उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो इसको रोकने के लिए एक समझौते किए गए, एंटी डंपिंग एग्रीमेंट्स, या अपने माल को खपाने के लिए वो क्या करते हैं, कम लागत पे बेचते हैं उद्योगों को हानि पहुंचाने के लिए। तो उसके रोकने के लिए चीज़ की गई। फिर आपका इसके अंदर आता है झगड़ा निपटान प्रणाली, DSB भी इसको बोला जाता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड भी इसका दूसरा नाम है। यहाँ पे आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम लिखा गया है, एक ही बात है ये। तो ये क्या करती है कि शिकायत सदस्यों के जो आपस में द्वेष है, किसी की शिकायत है, तो उसका एक निश्चित टाइम पीरियड फाइनल किया जाता है कि इसके अंदर उसके विशेषज्ञों की राय लेकर उसके आधार पर उसको क्या करेगी, वो निर्णय करके उनको अनुमोदित करेगी और उसका निपटान किया जाएगा। और लास्ट आपका है व्यापार नीति पुनर्वलोकन तंत्र, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। ये भी क्या करता है कि एक बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के अंतर्गत व्यापार नीतियों और प्रक्रियाओं का क्या करता है, पुनरावलोकन करता है, रिव्यू करता है उनका, कि जो नीतियाँ या जो चीज़ें बनाई गई है वो उसके अनुरूप चल रही है या नहीं चल रही है। यानी व्यापारिक जो नीतियाँ हैं उनको पूर्ण पारदर्शिता से प्रत्येक WTO सदस्य अपनी व्यापार नीति प्रक्रियाओं की रिपोर्ट इस संस्था को क्या करता है, देता है, जो इसके सदस्य देश हैं, और ये उसका क्या करती है, अवलोकन करती है कि कोई देश अनावश्यक प्रतिबंध या अनावश्यक नियम तो नहीं लगा रहा है। तो ये विश्व व्यापार के प्रमुख समझौते थे जिनके द्वारा ये क्या करता है, विश्व व्यापार को बढ़ाता है, उसको नियंत्रित करता है और आपसी जो झगड़े उसके निपटान करता है। इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका ट्रिप्स, ट्रिम्स, गेट्स और DSB, ये ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि WTO के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, यानी कुछ नियम ऐसे हैं जो सभी देशों के लिए लागू होते हैं। तो इसमें जैसे आपको देखा है कि आंतरिक उद्योगों की सुरक्षा, तटकरों के द्वारा सामान्य परिस्थितियों में मात्रात्मक प्रतिबंधों जैसे कोटा पर रोक। तो ये क्या करता है, इन पे जो आपने तटकर लगा रखे हैं, एक्साइज लगा रखी है या टैरिफ लगा रखे हैं, उस पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। टैरिफ बॉन्डिंग या सदस्यों को यथासंभव तटकरों में कमी करता है, टैरिफ वगैरह में इसी के लिए स्थापना की गई थी। ये चीज़ें आप समझने वाली है। आपका सिद्धांत जो इसका है, मोस्ट फेवरेट नेशन क्लोज, MFN। इसके अनुसार क्या कहा जाता है कि मोस्ट फेवरेट नेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई एक देश है उसको फेवरेट बना लिया गया, नहीं। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं जो आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो उस देश के लिए ये बात लागू होती है कि वो किसी अन्य देश के साथ अलग से व्यवहार नहीं करेगा, ना अलग से कोई नीतियां लगाएगा, ना कुछ नियम प्रतिबंध लगाएगा। सभी देशों के साथ क्या होगा, आपका समानता से व्यवहार किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि WTO एक सदस्य देश दूसरे सदस्य देश को व्यापार से संबंधित टैरिफ में जो सुविधा देता है वह सुविधा अन्य सभी सदस्यों को स्वतः मिल जाती है। सामान्यतः विभेद रहित व्यापार का यह सिद्धांत पहले गेट का था और जो अब WTO का है। यानी ये क्या कहता है कि आप एक देश के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, अब जैसे हमारा कोई मित्र राष्ट्र है, उसको तो हमने टैक्स में, टैरिफ में, सारों में छूट दे रखी है, लेकिन दूसरे देश पे हम क्या करते हैं, उसका अगर माल आता है तो हम उस पर नियंत्रण लगाते हैं। मोस्ट फेवरेट नेशन के अंतर्गत आप ये चीज़ नहीं कर सकते। आपने जो एक देश के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो बाकी सभी देशों को उसकी सुविधाएं क्या होती है, अपने आप मिल जाती है। तो ये है इसका मोस्ट फेवरेट नेशन क्लोज, यानी सर्वाधिक समर्थित राष्ट्र का दर्जा, यह सिद्धांत। बाकी ये सिंपल बातें हैं जो आप अध्ययन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके मंत्री स्तरीय सम्मेलन की। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया गया कि इसका जो प्रमुख संगठन या जो उच्च स्तरीय इसका प्रशासनिक ढांचा जब हमने देखा तो उसमें सबसे पहले हमने बात की थी मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की। तो इसका क्या होता है, हर 2 साल के अंदर सम्मेलन मीटिंग होती है, हर 2 साल में एक बार होनी आवश्यक होती है ये। हालांकि कभी कुछ अनावश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण इसको टाइम को एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली 2 साल में इसकी एक बार मीटिंग होती है। तो ये अलग अलग सम्मेलन हुए थे इसके। अभी तक इसके 11 सम्मेलन हो चुके हैं। 12वां सम्मेलन इसका प्रस्तावित था अभी जून 2020 के अंदर, जो अभी तक हुआ नहीं है। 11 सम्मेलन इसके अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। पहला सम्मेलन जो इसका था वो सिंगापुर में हुआ था, और कब हुआ था ये, 1996 के अंदर। कभी कभी आपको पूछ ले जाते हैं मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसका पहला सम्मेलन हुआ कहाँ पे, इसका ईयर और इसकी मुख्य बात क्या है, आप इतना ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस पर किस मुद्दों पे बात की गई। तो पहला आपका था मंत्री स्तरीय सम्मेलन, वो सिंगापुर में हुआ था 1996 में। इसमें आप नोट कर लें साथ में कि जो इसके अंदर जो प्रमुख मुद्दे थे वो जो आपके श्रम मानक, जो लेबर लॉज होते हैं उसके बारे में, निवेश प्रतिस्पर्धा,
और टेक्सटाइल और सूचना प्रौद्योगिकी, इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोड़ने के लिए इसमें स्टार्टिंग में बात उठाई गई थी। यानी जो श्रम संगठन है उनके लिए और निवेश वगैरह जो मुद्दे हैं उनके लिए और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए इसमें शामिल किया गया। जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या किया जाए, टैक्स फ्री किया जाए। दूसरा जो इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन था वो जिनेवा में हुआ, और कब हुआ आपका, 1998 के अंदर। इसमें क्या था कि जो मुख्य बात थी वो थी कि तीसरी दुनिया के देशों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके पक्ष के लिए बात उठाई गई। तीसरी दुनिया के देश जो बहुत ही पिछड़े देश होता है उसके लिए इसमें बात रखी गई। तीसरा इसका जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन था वो आपका सिएटल में हुआ, और 1999 के अंदर। सिएटल आपका अमेरिका के अंदर है। तो अमेरिका के सिएटल में बड़े ही विरोधी और हंगामापूर्ण वातावरण में बिना किसी आम सहमति के ये जो सम्मेलन था वो स्थगित हो गया था। इसमें कोई एक आम सहमति नहीं बन पाई थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रदर्शन चल रहा था। इसका उद्घाटन वगैरह भी उस टाइम सही से नहीं हो पाया था मानव अधिकारों को लेकर। पर इसमें भी जो मुख्य बात थी वो थी श्रम मानकों के लिए बात उठाई गई थी, और कोई जो विकासशील राष्ट्र थे उन्होंने इस श्रम मानकों का क्या किया था, विरोध किया था, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं टारगेट श्रम की पैरवी करने की बजाय लेबर्स को महंगा करना ही था, ताकि जो विकासशील राष्ट्र हैं उसके अंदर जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएं, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में पूंजी का अभाव होता है और श्रम का बाहुल्य होता है। तो वो जो प्रोडक्शन करते हैं वो श्रम की महत्ता के कारण कर पाते हैं, और लेबर को अगर आप महंगा कर देंगे तो उनके प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, और वो निर्यात नहीं कर पाएंगे। चौथा इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो था वो दोहा में हुआ आपका 2001 के अंदर। ये कतर की राजधानी है दोहा, जहाँ पर ये किया गया। इसमें भी जो विकसित राष्ट्रों की तरफ से इस सम्मेलन में अपनी वार्ताएं रखी गई। एक समग्र दौर के रूप में कड़े दबाव थे उनके विकसित राष्ट्रों के कि बहुपक्षीय शासन, प्रतियोगिता नीति और व्यापार सुविधा और पर्यावरण मुद्दों को इसमें शामिल किया गया था। इसको दोहा डेवलपमेंट एजेंडे के भी लाया गया था इसके अंदर, जो काफ़ी चर्चा में रहा था। विकासशील राष्ट्रों की बजाय अमेरिका और जो यूरोपियन संघ थे उनके लिए अधिक लाभप्रद बोला गया था। इसमें भारत ने भी अपनी आपत्तियां जताई थी, और इसमें जो मुख्य बातें थी वो थी आपकी विदेशी निवेश, प्रतिस्पर्धा, सरकारी परियोजनाओं के लिए सामान वगैरह खरीद के अवसर ताकि विदेशों को उसके लिए छूट दी जाए, व्यापारिक नियमों को सरल बनाने की बात इसमें की गई थी। इसी के आधार पर दोहा डिक्लेरेशन या दोहा घोषणा पत्र का रूपांतरण किया गया था इसके अंदर। तो उसमें नए दौर के व्यापार वार्ता एजेंडा पहले से तय मुद्दों के कार्यकाल, पैटेंट्स और जन स्वास्थ्य संबंधी घोषणाओं के साथ साथ पर्यावरण संबंधी मुद्दे को इसमें क्या किया गया था, आपका शामिल किया गया था। इसमें दो जो एजेंडा था उसमें कहा गया था कि 2005 तक इस एजेंडे को क्या कर लेंगे, पूरा करके और इसके लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा, ऐसी बात इसके अंदर कही गई थी। भारत के नेतृत्व में इसमें विकासशील देशों को सबसे बड़ी सफलता जन स्वास्थ्य संबंधी औषधि उत्पादन और अधिग्रहण के मामलों में मिली थी। इसके अंदर जो जन स्वास्थ्य के मुद्दे थे उसको उठाया गया था, और उसके पेटेंट्स वगैरह और उनके लिए आड़े नहीं, क्योंकि जो विकसित राष्ट्र थे उन्होंने इन चीज़ों की दवाई बनाई थी उस टाइम के लिए, टीबी मलेरिया वगैरह के लिए, और उन्होंने कुछ पेटेंट्स वगैरह इसके ऊपर कर लिए गए थे। भारत ने अपनी बात रखी और उसको हटाने के लिए इसमें कहा गया था। इसके अंदर फिर एक घोषणा ये मान्यता देती थी कि महत्वपूर्ण श्रम मानदंडों के मुद्दों पर संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम एक उचित मंच है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के रूप में इसकी बात करनी होगी, बजाय इस संगठन के द्वारा इसको किया जाए। अब इसके 5वें सम्मेलन की बात करते हैं। तो ये आपका जो 5वां सम्मेलन हुआ था वो कानकुन शहर में हुआ था आपका 2003 के अंदर। इसके अंदर जो है भूमंडलीकरण जो था उसकी विरोध की बातें, इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन के विरोध की बातें उठी थी। इसके जो प्रमुख विषय थे वो थे आपके खेती, कृषि उत्पाद, सेवा नियम और असंगठित क्षेत्रों, लघु उद्योगों की सुरक्षा दी, ये इसके प्रमुख मुद्दे थे। हालांकि मतभेदों के चलते ये सम्मेलन भी एक सहमति पर नहीं पहुंच पाया था। छठा जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन था वो आपका हांगकांग के अंदर 2005 के अंदर हुआ था, जिसमें नियर अबाउट 149 सदस्य देश हो गए थे उस टाइम तक WTO के, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। इसमें भी जो था वो प्रमुख विषय जो थे वो आपके कृषि सब्सिडी में कटौती करना, औद्योगिक उत्पादों के प्रशुल्क और टैक्स वगैरह में, सेवा क्षेत्र के मुद्दों के लिए इन विवादों को निपटाने, ये बात इसके अंदर मुख्य रूप से उठाई गई थी। और चरणबद्ध इनके साथ धीरे धीरे इन चीज़ों को कहा गया कि जो देश है वो अपने सब्सिडीज वगैरह में, कृषि सब्सिडी में कटौती करें, क्योंकि भारत भी क्या है विकासशील राष्ट्र और कृषि सब्सिडी देता है, तो इसकी कटौती के लिए यहाँ बात की गई। उसके बाद जैसे आपका आता है 7वां सम्मेलन जो कि 2000
2009 के अंदर आपका जिनेवा में संपन्न हुआ था। इसका प्रमुख विषय जो था वो था बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, विद्यमान वैश्विक आर्थिक वातावरण तथा विश्व व्यापार संगठन। यानी एक थीम बना दी जाती है कि अब की बार WTO की मीटिंग किस पे हो, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं तो उसकी एक थीम होती है, तो उसी तरह से WTO की भी एक थीम बनाई गई। जिसका सामान्य विषय था बहुपक्षीय, द मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम एंड द करंट ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे इस पे किया गया था। इसके अंदर जैसे जो आपकी ट्रिप सब्सिडी जो है उसके संबंध में मत्स्य सब्सिडी, SSM, DFSI, कपास की कटौती के लिए इस टाइप के जो मुद्दे थे इसके अंदर जो मुख्य रूप से उठाए गए थे। इसमें इसका विकास उद्देश्यों को कमजोर करने तथा उपेक्षा करने में विकासशील देशों के लिए चिंताजनक विषय इसको कहा गया था, क्योंकि इन्होंने मोस्टली जो एग्रीकल्चर सब्सिडी थी उसको पूरे तरीके से बंद करने की बात कही गई थी। अब हम बात करते हैं 8वें सम्मेलन की, जो कि आपका 2011 के अंदर जेनेवा में ही हुआ था। इसका जो विषय था वो था विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम एंड द WTO। इस विषय के ऊपर इसके जो मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है वो संपन्न हुआ। अब हम बात करते हैं इसके 9वें सम्मेलन की, जो कि बाली के अंदर 2013 के अंदर संपन्न हुआ। ये बाली आपका इंडोनेशिया शहर के अंदर है। इसको बाली पैकेज के नाम से भी सम्मेलन को जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो वैश्विक व्यापार संबंधी बाधाओं को यथाशीघ्र दूर करने का रहा था। फिर बाली पैकेज बनाया गया, उसके अंदर कुछ घोषणाएं की गई, जैसे आयात कर, कृषि सब्सिडी को कमी करना, विकसित देशों के साथ साथ व्यापार करना ज़्यादा सुलभ और आसान हो, कृषि उत्पादों में कोटा प्रणाली को समाप्त करना। तो ये सारी चीज़ें इसमें लाई गई। तो मुख्य रूप से बाली पैकेज में जो हमने समझने वाली बात है वो व्यापारिक सुविधाओं की बहाली, कृषि उत्पादों पर कोटा प्रणाली संबंधी समझौते और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मैकेनिज्म। एक 15 ईयर्स के लिए एक मैकेनिज्म निर्धारित किया गया अल्पविकसित देशों के लिए। ये चीज़ें इसकी बाली पैकेज की प्रमुख बातें थी। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बाली पैकेज का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत सरकार बाली पैकेज को अपना जीत मानती है, क्योंकि भारत में खाद्य सुरक्षा के कानून को समर्थन मिल गया था। उसके बेस पे वो सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी जारी रख सकता था। तो विश्व व्यापार संगठन के इस फैसले के अनुसार भारत द्वारा सुरक्षा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी विकसित देशों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये प्रमुख हमारे लिए, भारत के लिए इसकी जीत थी। अब हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन के 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की, जो कि नैरोबी केन्या के अंदर है और 2015 में आपका हुआ। इसमें जो मुख्य विषय था वो कृषि, कपास, न्यूनतम विकसित देशों संबंधित मुद्दों को निर्णय लिया गया, जो कि पीछे वाले पैकेज के अंदर थे। जो ड्यू थे उन मुद्दों की बात रखी गई। इसमें विकसित देशों में कृषि निर्यातों की निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने की बात कही गई और वचनबद्ध तरीके से क्या किया गया, इसको कंट्रोल करने की बात रखी गई। इसमें विकसित देशों के साथ अधिमान्य व्यवहार के संबंध में भी निर्णय जो है आपके वो लिए गए। इसके अलावा जैसे इसमें विकसित देश तथा कृषि उत्पादों को छोड़कर निर्यात सब्सिडी को क्या करेंगे, तुरंत प्रभाव से समाप्त करेंगे। और उसके लिए एक साल फाइनल किया गया कि इस विकासशील देश भी इसको क्या करेंगे, 2018 तक क्या करेंगे, पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। तो ये मुख्य सम्मेलन जो थे। उसके बाद में जो WTO का 11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ, आपका ब्यूनस आयर्स के अंदर संपन्न हुआ। ये आपका अर्जेंटीना के अंदर है, जो आपका 11 से 13 दिसंबर 2017 के बीच में संपन्न हुआ। इसमें भी आपका ई-कॉमर्स के ऊपर सब्सिडी पे, मछली उत्पादन वगैरह पे, इन सभी पे जो सब्सिडीज वगैरह उसको खत्म करने की बात के रूप में इसको रखा गया। और 12वां जो मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जो उसका प्रस्तावित था वो था 8 से 11 जून 2020 के अंदर, और ये कजाकिस्तान के अंदर होना था। तो ये थे इसके प्रमुख मंत्रिस्तरीय सम्मेलन। 11 आपकी लिस्ट थी, 12वां आप इसके अंदर नोट कर लें, जो कि प्रस्तावित था 8 से 11 जून 2020 के लिए। तो हमने देखा कि इसमें मुख्य रूप से क्या था कि ये विकसित देशों के पक्ष में इसके निर्णय रहे हैं, बजाय विकासशील देशों या अल्पविकसित या तीसरी दुनिया के देशों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये बड़े संगठन क्या करते हैं, अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं। अब जैसे कि इसमें मुख्य रूप से कृषि पे और उनकी सब्सिडी खत्म करने की बात की गई थी, तो इसमें कुछ मुद्दे आपको यहाँ बताए गए हैं, कृषि संबंधी मुद्दे। तो इसमें सब्सिडी जो देने के तरीके थे उनको ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स या अम्बर बॉक्स, इन 3 चीज़ों में बांटा गया था। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कई बार पूछ लिया जाता है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी से आप क्या समझते हैं। मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो ग्रीन बॉक्स में क्या किया जाता है कि जो उत्पादन से संबंधित आप गतिविधियां करते हैं उसके अंदर आपको सब्सिडी सहायता मिलते हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान, प्रशिक्षण, बाजार सूचना हेतु। जैसे कि आप खेती के लिए कुछ नया अनुसंधान कर रहे हैं तो उसके लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं।
तो इस टाइप की जो सब्सिडी दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के रूप में रखा जाता है। इसे तटस्थ सब्सिडी भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सब्सिडी कुछ इनोवेशन के लिए, ना कि किसी को अपने उत्पाद सस्ते करने के लिए या किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए। फिर आपकी आती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो ब्लू बॉक्स के दिन वह आर्थिक सहायता रखी गई जो किसानों को हानि पूर्ति भुगतान के रूप में या फिर उत्पादन को सीमित एवज करने के लिए दी जाती है। जैसे कि एमएसपी पे हम घोषणा करते हैं तो एक प्राइस की अगर नहीं बिकती है तो उस प्राइस तक उसको क्या दी जाती है, सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। तो इसको बोल रखा जाता है आपका ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंदर। फिर आता है आपका अंबर बॉक्स सब्सिडी। इसके अंदर क्या होता है कि व्यापार के विपरीत रूप करने वाले सभी घरेलू समर्थन को अंबर बॉक्स में रखा जाता है। जैसे कि इसमें समर्थन में समग्र माप के दो हिस्से होते हैं, उत्पादन विशिष्ट समर्थन तथा गैर उत्पादन समर्थन। भारत में वसूली कीमतों के उत्पादन के विशिष्ट समर्थन और गैर उत्पादन विशिष्ट समर्थन के तहत उर्वरक, बिजली, सिंचाई, साख आदि में सहायता जो दी जाती है वो किसमें रखी जाती है, आपकी अंबर बॉक्स सब्सिडी के अंदर रखी जाती है। फिर आपकी आती है रेड सब्सिडी। ये सब्सिडी क्या होती है, बिल्कुल प्रतिबंधित होती है। ये उसी दशा के अंदर प्रदान की जाती है जब कोई व्यक्ति आयातित वस्तु की तुलना में घरेलू वस्तु का उपयोग करे, यानी ये किसी दूसरे देश के प्रोडक्ट को या व्यापार को रोकने के लिए इसको दिया जाता है। तो ये सब्सिडी के आपके क्या थे, मुख्य पार्ट बताए गए थे, ग्रीन सब्सिडी, ब्लू सब्सिडी, अंबर सब्सिडी और रेड सब्सिडी। ये इस आधार पर फाइनल की जाती है कि आप दूसरे देश के प्रोडक्ट को कितना प्रभावित कर रहे हैं, यानी आप अपने प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए जैसे जैसे सब्सिडी देते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी ग्रीन से रेड की ओर जाने लगती है। आप अपने इनोवेशन के लिए, कुछ नवाचार के लिए या सर्वाइव करने तक किसान को दे रहे हैं तो उस सब्सिडी को गलत नहीं माना गया। तो ये थे आपके सब्सिडीज के प्रकार। अब आती है बात, हम देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के लाभ क्या क्या है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद से जो इसके प्रमुख लाभ है वो है, पहला इसका आपका आता है कि विश्व संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, जो कि इसका कार्य भी है करना और इसका प्रमुख उद्देश्य भी था, क्योंकि राष्ट्रों के बीच में व्यापार स्वतंत्र तरीके से नियमों के अनुसार होने लगा तो जो साधन है वो उनका अनुकूलतम प्रयोग होने लगा। दूसरा इसका लाभ है बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था से निर्यात में वृद्धि, यानी जब समझौतों के तहत व्यापार होने लगा तो दो देशों के बीच में जो व्यापार और निर्यात हो रहे थे वो भी बढ़े। भारत के निर्यात भी अगर हम तुलना करें तो पहले की तुलना में भारत के निर्यातों में बहुत वृद्धि हुई है। बाजार पहुंच और सुरक्षा में वृद्धि, क्योंकि कुछ नियमों के अधीन कार्य होने लगा तो जो विकासशील देश या अल्पविकसित देश हैं वो भी एक सुरक्षा की दृष्टि महसूस करने लगे खुद को, उनको टैरिफ वगैरह इनकी में सुविधा मिलने लगी, एक नियम कायदों की तरह व्यापार होने लगा तो उनकी पहुंच बढ़ी। कृषि उत्पादों को सुरक्षा मिली। औद्योगिक उत्पादनों के तटकर में कमी, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था कि टैरिफ वगैरह में क्या की जाए, व्यापारिक नियमों में कमी की जाए। इसी के साथ आपका विकसित देशों के आयातित उद्योगों के उत्पादन में उछाल देखने को मिला, यानी जब विकासशील राष्ट्र भी तरक्की कर रहे थे तो विकसित राष्ट्रों का तो तरक्की करना एक स्वाभाविक था। अगला जो इसका लाभ है वह विकासशील देशों से आयात में प्रशुल्क दरों में कटौती, विकासशील देशों को लाभ मिला। यानी जो विकासशील देश थे उनके ऊपर पहले क्या लगाए जाते थे, ज़्यादा टैक्स या नियम होते थे, विकसित देश अपनी डोमिनेट नीतियाँ अपनाते थे, लेकिन WTO के माध्यम से सभी के लिए नियम क्या हुए, समान हुए। अगला जो इसका लाभ है वो है विकासशील देशों को अपने प्राथमिक उत्पादों को विकसित देशों के बाजार में उनमें उपलब्ध हुआ, क्योंकि पहले इनके नियम नहीं होते थे तो विकासशील देश अपना माल हर जगह नहीं बेच पाते थे, लेकिन WTO के बाद उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म मिला जहां वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगला जो इसका लाभ है वो है व्यापार और वित्तीय सेवाओं के पर्यटन और यात्रा व्यवसायों में क्या हुई, वृद्धि हुई। उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धा रूप से नीची कीमतों पर अवसर मिला, क्योंकि जितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा तो हमें क्या मिलेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिले, और जब आपस में प्रतिस्पर्धा होगी तो हर कोई किसी कम कॉस्ट पे बनाएगा। तो जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता की दृष्टि से देखें अगर हम, तो हमें सस्ते प्रोडक्ट मिलने लगे। अगर हम जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम पहले जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे और आज जो करते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव प्लस उससे ज़्यादा सस्ती भी है। तो ये कैसे हुई है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुगमता के कारण ही संभव हो पाई है। उत्पादन लागतों में कमी हुई है, क्योंकि आपस में प्रतिस्पर्धा है, हर जगह माल पहुंचाया जा सकता है, लिया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है। तो उत्पादन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ उत्पादन की लागत में भी कमी आई है, क्योंकि उत्पादन जितना ज़्यादा बढ़ेगा लागत उतनी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। वैश्विक आय में वृद्धि हुई है, व्यापार बढ़ेगा तो आय भी क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रौद्योगिक उन्नयन यानी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तो हुआ ही हुआ है, यानी विदेशी टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में पहुंची है। अब ये तो हो नहीं सकता कि विश्व व्यापार संगठन केवल इसके सिर्फ लाभ ही होंगे। हालांकि इसकी स्थापना जिस उद्देश्य और जिन कार्यों के लिए की गई थी वो अपने लक्ष्य के काफ़ी हद तक अचीव करने में सक्षम रहा है, लेकिन इसके कुछ संभावित खतरे भी हैं, या इसके हम दोष कह सकते हैं। उसमें से पहला आपका है बहुपक्षीय समझौतों के मनमाने उल्लंघन या दंडात्मक कार्रवाई का भय, क्योंकि गैट की तुलना में WTO को जो था वो
लीगल अधिकार दिया गया था। तो ये क्या कर सकता था, अपने राष्ट्रों के रूप में दंडात्मक कार्रवाई का भी हमेशा इसमें बना रहता है, वो कार्रवाई कर सकता है। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो है तीसरी दुनिया के देशों की सरकारों के राष्ट्रीय हित के नीति निर्धारण का अधिक प्रतिबंधित होगा। यानी जितने देश विकासशील होगा या तीसरी दुनिया के देश की हम बात करें जिनको पिछड़ा देश कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बड़े देश उसकी राष्ट्रीय नीतियों में डोमिनेट करते हैं अपनी व्यापारिक नीतियों को मनवाने के लिए। तो ये इसका क्या था, ड्रॉबैक था। अगर इसके दोस्त की बात करें तो वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक शोषण में वृद्धि। यानी इसमें क्या था कि सभी देशों को आपस में स्वतंत्र व्यापार की परमिशन दी गई। अब एक विकासशील या पिछड़ा राष्ट्र है और एक विकसित राष्ट्र है, तो जो विकसित राष्ट्र की जो कंपनी है उन्होंने क्या किया, विकासशील देशों के अंदर अपने उपकरण लगाने स्टार्ट किए। लेकिन उनकी जो नीतियाँ थी वो अपने देश के फेवरेबल थी और वहाँ के उद्योग धंधे धीरे धीरे क्या होने लगे, चौपट होने लगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर WTO क्या कहता है कि आप स्वतंत्रता से व्यापार कीजिए, आप सभी देशों के लिए समान व्यवहार कीजिए और जो तटकर वगैरह जो टैरिफ वगैरह आप उसको हटा दीजिए। तो जो घरेलू उद्योग धंधे थे उनको क्या होना उनका स्टार्ट होना हो गया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उसकी जगह कब्जा स्थापित हो गया। विकसित देशों की दोगली नीति, यानी एक तरफ तो इसमें क्या था कि सभी के लिए समान व्यवहार की बात की गई थी, लेकिन जो विकसित राष्ट्र थे जिनके पास टेक्नोलॉजी हो चुकी थी, वो टेक्नोलॉजी वाले जो प्रोडक्ट थे उसके ऊपर तो वो बात करते हैं कि इस पर टैरिफ और इनकी समाप्त कर दिया जाए, ना किया जाए। जबकि एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स थे जो कि विकासशील राष्ट्रों की या तीसरी दुनिया के देशों की जहाँ पर प्रधानता होती है जिस चीज़ के अंदर, तो उसके ऊपर उन्होंने ग्रीन सब्सिडी, रेड सब्सिडी, इस टाइप के कुछ प्रतिबंध लगाकर उन चीज़ों को उन्होंने रोकने की बात कही। तो ये यहाँ उनकी दोगली नीति को दर्शाता है कि जब वो खुद के प्रोडक्ट के ऊपर ये चीज़ उम्मीद नहीं करते हैं तो विकासशील जो तीसरी दुनिया के देश है उनके प्रोडक्ट्स पर ये चीज़ क्यों की जाए। अगले जो इसकी कमी है वो विकासशील राष्ट्र एवं पर्यावरण का नया मुद्दा। जैसे कि आपको इसको बताया गया था कार्य के अंदर भी और उद्देश्य के अंदर कि इसके अंदर एक पर्यावरण के मुद्दे को शामिल किया गया था जिसमें कार्बन टैक्स वगैरह इस टाइप का कुछ फाइनल किया गया, लेकिन इसमें भी इनकी नीतियाँ गलत रही। कार्बन टैक्स के अंदर क्या कहा गया कि इसका जो देश उत्पादन करता था उसकी बजाय जो देश इसका प्रोडक्ट को उपभोग कर रहा है उसके ऊपर इसका टैक्स लगाया जाने लगा। यानी एक तरह से विकासशील राष्ट्रों पर दोगली मार टैक्स की डाली गई। अगला जो इसका दोष है वो है विश्व व्यापार संगठन और गैर व्यापार संबंधी सामाजिक मुद्दे। यानी कुछ व्यापारिक मुद्दों के साथ साथ जो विकसित राष्ट्रों के अपने जो डोमिनेंस थे वो दूसरे देशों के ऊपर डाले गए। विकासशील देशों की वस्तुएं सस्ती थी तो उनके ऊपर उनकी सब्सिडी की और उनकी प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए उनकी सब्सिडी को खत्म करने की बात इनके द्वारा कही गई। मजदूरी नियमों का हवाला दिया गया ताकि मजदूरी महंगी हो और वो देश अपने प्रोडक्ट को ना बेच पाए। अगली जो इसकी कमी है वो है विकासशील देशों के संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तनों की बाध्यता। यानी इन राष्ट्रों के जो अपने हितों की रक्षा करने के लिए इन पे इन्होंने कुछ नियम या कुछ बाधाएं और अपना दबाव डालना स्टार्ट किया गया कि आप अगर ये प्रोडक्ट हमसे परचेज करेंगे तो ही आप हमारे साथ व्यापार कर पाएंगे। तो इस टाइप की इनकी क्या रहती, दोगली नीतियाँ रही थी। हालांकि WTO का ये काम था कि वो एक मंच प्रदान करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये विकसित राष्ट्रों के पक्ष में रहा था। सार्वभौमिकता पर क्या था, ये एक तरह से कुठाराघात था। और पक्षपातपूर्ण रवैया, बायस्ड एटीट्यूड। अगर विश्व व्यापार संगठन विकसित राष्ट्रों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में विकासशील देशों के साथ पक्षपातपूर्ण हमेशा से व्यवहार उसका देखने को मिला और इसका लाभ विकासशील राष्ट्रों की बजाय विकसित राष्ट्रों को ज़्यादा हुआ और विकासशील राष्ट्रों का इसको कहीं ना कहीं हानि ही उठानी पड़ी। तो ये थे इसके WTO के एक साधारण विकसित और विकासशील देशों के हिसाब से इसके लाभ और इसकी हानियाँ। अब हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन के भारत को क्या लाभ है। पहला हम देखते हैं इसमें निर्यात में वृद्धि हुई, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा तो निर्यात में हमारी को वृद्धि हुई और लगातार हमारी निर्यात वृद्धि बढ़ती भी रही है। भारत के उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिला, बेटर मार्केट एक्सेस मिली, विदेशी निवेश में हमारी वृद्धि हुई, FDI वगैरह हमारे पास बहुत आया, भारत की टेक्नोलॉजी में हमारे पास आई, उन्नत प्रौद्योगिकी का हमें यूज़ देखने को मिला, प्राकृतिक उत्पादों के पेटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, उसकी हमें छूट मिली, उसका हम प्रोडक्शन कर पाए। वस्त्रों और पोशाकों के निर्यात में वृद्धि, क्योंकि हमारा देश एक विकासशील राष्ट्र और एग्रीकल्चर बेस्ड है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पूरी एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है, तो वस्त्रों और पोशाक निर्यात में हमें आशातीत वृद्धि इसके द्वारा देखने को मिली। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, क्योंकि हमारे निर्यात बढ़े, निर्यात बढ़ने से हमारे पास विदेशी मुद्राओं का भंडार बढ़ा। अगला जो इसका लाभ था वो था विदेशी वस्तुओं के उपभोग का हमें अवसर मिला, क्योंकि मार्केट खोले गए, विदेशी प्रोडक्ट भी हमारे पास आए, लग्जरी प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने को मिले, अंतर्राष्ट्रीय मंच की हमें एक सुविधा मिली, हमारी बात, हमारे विचार, हमारे मुद्दे रखने के लिए हमें एक स्थान मिला, विवादों का निपटारा करने की सुविधा मिली। और बाली पैकेज समझौते के अंतर्गत जो हमने आपको पीछे बताया भी ट्यूटोरियल के अंदर कि वो हम अपने खाद्य सुरक्षा के लिए वो बात रखे, हम अपने कृषि सब्सिडी को कायम रखने में सक्षम हुए। लेकिन अगर ये चीज़ WTO अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारी खाद्य सब्सिडी को रोकने के लिए हमें बाध्य किया जाता है। अब भारत को WTO से
डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो पहला तो इसका है बौद्धिक संपदा अधिकारों का दुष्प्रयोग, यानी कॉपीराइट्स वगैरह होते हैं, वो प्रोडक्ट्स हमारे थे, हमने कुछ चीज़ें आयुर्वेदिक की अगर बात की जाए, कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हमारे पास थे, लेकिन हमने उनका पेटेंट वगैरह नहीं करवा रखा था। हमारे सेम प्रोडक्ट का अगर कोई दूसरा देश पेटेंट हमारे से पहले करवा लेता है और उसको हम आज प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो ये हमारे लिए क्या था, बौद्धिक संपदा के अधिकारों का दुष्प्रभाव था। दूसरा इसका दोष है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कट्टर प्रतिस्पर्धा, यानी बड़ी कंपनी हमारे देश के अंदर आई, हमारे छोटे उद्योग धंधे थे वो नष्ट हुए, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़िया थी, उन्होंने हमारे देश के अंदर ही हमारे उद्योग धंधों को नष्ट किया। सेवा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का आधिपत्य का भय, मोस्टली जो सर्विस सेक्टर जो था उसके अंदर से आपका इंश्योरेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, आपका संचार हो गया, विज्ञापन हो गया, इनमें क्या हुआ था, विदेशी कंपनियां आकर उन्होंने अपना वर्चस्व कायम कर लिया। निर्यात वृद्धि के साथ साथ हमारे क्या आयात भी हमारे बढ़े, क्योंकि विदेशी प्रोडक्ट सस्ते थे, हमारे प्रोडक्ट उसकी तुलना में थोड़े महंगे पड़ रहे थे, तो हम हमारे ऊपर क्या हुआ, आयात निर्यातों की तुलना में हमारे आयात क्या है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे व्यापार घाटे को बढ़ाया। खाद्यान्नों की अनिवार्य आयात, कुछ विकासशील जैसे शर्त थी कि कुछ राष्ट्रों की कि वो एक प्रोडक्ट हमसे परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, शर्त ये विकासशील कृषि प्रधान देश जो है खाद्यान्न मूल्यों में गिरावट का कारण बनकर उनकी खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता का सपना चकनाचूर इन्होंने कहीं ना कहीं किया। नेक्स्ट इसका जो ड्रॉबैक है वह कृषि और अन्य क्षेत्रों में सरकारी अनुदान में कमी। शुरू से ही जैसे आपको बताया सारे सम्मेलनों में ये बात उठती रही कि कृषि सब्सिडी को क्या किया जाए, खत्म किया जाए, और हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान राष्ट्र, और अगर हम उस पर ही फोकस नहीं कर पाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डामाडोल होगी। तो इसके अंदर हमें उन नीतियों को भी मानना पड़ा और कुछ चीज़ों में हमें सब्सिडियों को खत्म करना पड़ा। गैर व्यापारिक सामाजिक मुद्दों पर शोषण, जैसे श्रम नियम वगैरह आपके हो गए, श्रम संगठन हो गए, इन पे क्या हुआ था, भारत को घेरने की कोशिश की गई। पर्यावरण के मुद्दे पर शोषण, इसी प्रकार जैसे विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने क्या किया कि विकासशील राष्ट्रों को पर्यावरण के मुद्दे पर घेरना स्टार्ट किया, क्योंकि आगे जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रदूषण करती हैं, यहाँ के स्वास्थ्य जो मानक हैं वो कुछ कम है, तो इस टाइप के चीज़ें बनाकर कुछ जैसे हमारे पहले कपड़ा बाहर जाता था उसके कलर के ऊपर ही मुद्दे उठाए गए कि ये कलर स्किन के लिए सही नहीं होता है, तो इस टाइप के मुद्दे, अनावश्यक मुद्दों पर हमें घेर कर हमारे व्यापार को प्रभावित करने के और हमारे शोषण की कोशिश की गई। और लास्ट जो इसका ड्रॉबैक है वो भारत में स्वदेशी की भावना पर अंकुश, जितना हम विदेशों से टच में आएंगे, विदेशी प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे, वो सस्ते होंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने देश हित की भावना भूल जाते हैं। तो देश हित सर्वोपरि है, तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये था WTO के भारत के संबंध में इसके लाभ और इसके हानियाँ। ये आपका WTO का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।